हम आज सेल के बारे में आपको समझाते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कैसे कैसे हमारी बॉडी बनी और प्लांट कैसे बने, एनिमल कैसे बने, उसके बारे में आज बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप एक एक वीडियो को, एक एक पार्ट को ध्यान से देखें। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम बताते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले मैं इसको आपको पढ़ के बताता हूँ जो आपको नोट्स दिए गए हैं, और फिर इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हमें एक आपको दिख रहा होगा, सर्किल में दिख रहा होगा बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट। जैसा हनी देखी होगी तुम, हनी का जो एक मधुमक्खी होती है उसका छत्ता होता है, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं और साइड में एक माइक्रोस्कोप दिख रही होगी। आजकल तो ऐसी माइक्रोस्कोप नहीं होती, ये उन्होंने रॉबर्ट हुक ने अपने आप बनाई थी। अब हम बात करते हैं इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामाइन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। यानी कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया 1665 में, उसके बारे में बात करें। इट लुक लाइक हनी कॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। यानी कि सेल को उन्होंने नाम दे दिया एक लिटिल रूम, और उन्होंने बता दिया ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सभी जीवन जो भी है, जीव है, वो सभी सेल से बने हुए हैं और इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यह लाइफ की बेसिक यूनिट है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, समझाते हैं। जैसे आपने एक वृक्ष देखा होगा, ट्री देखा है, ट्री की हम पतली सी एक छाल ले लें, उसका एक बक्कल उतार लें और उसको रॉबर्ट हुक ने अपने आप खुद बनाई हुई माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उन्हें कुछ इस तरह दिखाई देता है जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ये बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दे रही थी। इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए थे। इसको रॉबर्ट हुक ने सेल कहा। अब सेल ऑफ ओनियन और प्लांट, जो प्लांट होते हैं, प्लांट पील, यानी कि ओनियन और प्लांट पील की बात करें, इसका हम फिगर दिखाएं कैसे ओनियन की पील ली थी और कैसे प्लांट पील ली, और उससे उन्होंने इस तरह की सेल को अपने द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप में इस टाइप से देखा। हम एक काम करते हैं, एक एक्टिविटी के द्वारा, एक आपको इसमें नेक्स्ट पेज पर देखिए एक डायग्राम दिखाया गया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओनियन लेते हैं और ओनियन की एक बहुत बारीक सी पील बनाएंगे, यानी कि उसके ऊपर से चिल्ली उतार लेते हैं, जिसका प्रोसीजर आपकी एक्टिविटी 5.1 में एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। ओनियन लिया और उससे पतली परत निकालेंगे जो पॉलीथीन जैसी है, ऐसी लगती है वो जैसे हमने पॉलीथीन का पीस ले लिया, और उस पॉलीथीन, उस पील को हम उसमें डालेंगे सैफ्रामिन या आयोडीन सॉल्यूशन, क्योंकि सैफ्रामिन और आयोडीन सॉल्यूशन उसे कलर प्रोवाइड करा देंगे। जब तक कलर प्रोवाइड नहीं होगा हमें माइक्रोस्कोप में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फिर उसको हम एक कांच के पीस पर रखते हैं, एक कांच का पीस जैसे स्केल होता है, छोटा सा एक कांच का पीस होता है, उस पर रखते हैं। इसके ऊपर कप, और उस पर हमने सैफ्रामिन में डूबी हुई वह पील उस पर रख दी, बहुत छोटी सी, और हम देखते हैं एक छोटा सा एक पीस लेते हैं सर्किल टाइप, उसके ऊपर रखते हैं जिससे कि उसमें बबल्स न बने। कांच का स्लैब रख, फिर इसके ऊपर पीस रख देते हैं और माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो यहाँ पर एक सेल दिखाई देती है जिसमें डार्क डॉट है। अब जैसे कि आपने साइड में डायग्राम दिख रहा है, सबसे पहले ये डायग्राम एक कांच का स्लैब है, इसके ऊपर हमने ओनियन पील रखी, उसके ऊपर हमने 2 बूंद सैफ्रामिन या आयोडीन सॉल्यूशन डाला, उसके ऊपर एक और कांच की स्लिट रखी, फिर इसको हमने माइक्रोस्कोप में दिखाया। माइक्रोस्कोप में देखिए जहाँ ऊपर से आँख से देखते हैं और नीचे, उसके नीचे कांच का स्लैब रखते हैं। तो जब हमने प्लांट सेल को देखा तो प्लांट सेल में हमें इस टाइप का, जैसा ब्लू ब्लू दिख रहा है, इस टाइप का दिखाई देने लगा। यानी कि ये जो डॉट डॉट ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, और जो इसके पास, इसके न्यूक्लियस के आसपास का एरिया है, खाली स्थान, ये साइटोप्लाज्म है, और ये ब्लैक ब्लैक जो है ये सेल मेम्ब्रेन है।
तो ऐसा तो हमें दिख रहा था प्लांट में, एक सेल दिखाई दे रही जो बीच में डार्क डॉट है वह न्यूक्लियस है और खाली स्थान साइटोप्लाज्म है। अब हमने प्लांट सेल को देखा, फिर ह्यूमन बॉडी या एनिमल सेल के बारे में भी देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए येलो कलर का दिख रहा है, इसमें एनिमल सेल को देखा गया। इसमें जो आपको बीच में दिख रहा है जिसमें बहुत डार्क दिख रहा है डॉट डॉट से, तो न्यूक्लियस है और इसके आसपास का एरिया साइटोप्लाज्म है। तो इस तरह से हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को देख पाए। अब हम नेक्स्ट पेज पर ह्यूमन बॉडी में या एनिमल में जो बहुत सारी अलग अलग टाइप की सेल होती हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए आपको इसमें दिखाई देंगी, इसमें आपको कई सारी अलग अलग। अब हम देखते हैं, देखिए आपको डायग्राम में वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अलग अलग टाइप की सेल होती है जो अलग अलग कार्य करती हैं, वो दिखाई गई है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्लड सेल जो रेड कलर की बहुत डार्क कलर की होती है, देखो किस टाइप की दिखाई दे रही है, जो हमारे ब्लड में होती हैं। सेकंड नंबर पर बोन सेल, जिससे हमारी जो बोन होती है उसमें सब में बोन सेल उससे बनी होती हैं। फिर मसल सेल्स, ये मसल सेल फैलती हैं और सिकुड़ते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी मूवमेंट करती हैं। फिर आता है ओवम। ओवम को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं, सिस्टम में होती है। फैट सेल, हमारी बॉडी में फैट होता है तो बहुत सारी सेल होती है। स्पर्म होता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि मेल में, या आप क्लास 10th में पढ़ोगे मेल रिप्रोडक्टिव सेल। फिर न्यूरॉन सेल होती है। न्यूरॉन सेल जो मैसेज कैरी करता है, जो मैसेज को हमारे माइंड में भेजने का काम करता है। अब इन सेल को आपने सबको अलग अलग टाइप की सेल देख ली होगी। आगे हम करते हैं, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के टाइप देखते हैं किसके आधार पर, नंबर ऑफ सेल के बेस पर। एक तो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा टाइप होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम कैसे होते हैं। इट इज़ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ऑल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल एंड इट्स लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। एग्जाम्पल है इसके अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। अब इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ। सबसे फर्स्ट इसमें कहा गया है इट इज़ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनि मतलब एक सेल से बने होते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक सेल से बने होते हैं। ऑल फंक्शन परफॉर्म बाय सिंगल सेल, यानी कि जो भी फंक्शन सेल के अंदर और जो भी इन ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शन होता है वो एक सेल के द्वारा ही पूरा किया जाता है, कंप्लीट होता है। और इनका लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल शॉर्ट होता है, कम समय तक ही जीवित रहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं और इनका लाइफ स्पैन भी कम होता है और जो भी फंक्शन परफॉर्म होता है वो सब एक ही सेल के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। सेकंड आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग। देखिए बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया हो, मैं फिर भी इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। यानी कि अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर में बॉडी, यानी कि जो है लार्ज नंबर ऑफ सेल, यानी कि बहुत सारे सेल से बनी होती हैं और डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग सेल होती हैं। जैसे ह्यूमन में बोन सेल है, फैट सेल है, पीछे मैंने बताया भी, तो सबका कार्य अलग अलग होता है, सब अपना अपना कार्य परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, ह्यूमन है, ट्री है और बहुत सारे एनिमल्स हैं
जो मल्टी सेलुलर में आते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा सेल होती हैं और उनका सबका काम अलग अलग सेल करते हैं। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ, यानी कि सेल किस चीज़ की बनी होती है। व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ, तो एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शन, प्रत्येक सेल का बेसिक फंक्शन होता है, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैस, डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, ये सभी अलग अलग सेल हैं, अलग अलग कार्य करती हैं। अब यानी कि सेल को, प्रत्येक सेल अपना कार्य करती है। सेल को हम देखेंगे किन किन चीज़ों से बनी होती है। अब जैसे कि प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या होता है, CO2 लेते हैं और O2 देने का काम करती है। एनिमल सेल में O2 लेते हैं, CO2 देने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं देयर मेन कंपोनेंट्स, यानी कि इनके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इनके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि यह आउटर बाउंड्री होता है, या इसको हम लेयर भी कह सकते हैं। सेकंड वाला देखिए, आपको यहाँ पर एक प्लांट सेल दिखाई गई है और एक एनिमल सेल दिखाई गई है। जो ब्लू वाली है वो प्लांट सेल है, जो ग्रीन वाली है वो एनिमल सेल है। अब देखिए इसका जो आउटर प्लांट सेल में हम देखते हैं, जो आउटर पार्ट है ब्लैक ब्लैक लाइन, ये वाली इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एनिमल में जो इसकी ग्रीन डार्क लाइन है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेकंड नंबर पे आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, बीच में जो डॉट है इसमें प्लांट सेल में ब्लैक कलर का, ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब ये एनिमल में देखें, एनिमल में आपको ये ग्रीन एक बड़ा सा दिख रहा होगा बीच में पार्ट, ये वाला न्यूक्लियस होता है। फिर आता है साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो पार्ट होता है और जो वहाँ पर खाली स्थान में एक सब्सटेंस भरा रहता है, वह कहलाता है साइटोप्लाज्म। अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। इसके 3 पार्ट बताए। 3 पार्ट में मैंने बताया आपको कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। बंद कर। अब हम तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। आप सेल मेम्ब्रेन को बहुत ध्यान से देखें। देखिए आपको डायग्राम दिखाया गया है, आप इसमें बाहर देखिए, प्रत्येक सेल की जो बाउंड्री होती है, जो क्या करती है, आपको ग्रीन पार्ट दिखेगा इसमें डायग्राम में। इसमें बताया गया है इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग, यानी कि इसका मतलब होता है ये प्रत्येक सेल की बाउंड्री होती है जो साइटोप्लाज्म की बाहरी वातावरण से बचाए रखती है। जो क्या करती है, साइटोप्लाज्म को बाहरी वातावरण से, एटमॉस्फेयर से बचाने का काम करती है, बचाए रखती है। नंबर सेकंड, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है। थर्ड है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन। आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ सेलेक्टिवली प्रीमेबल इन नेचर, इट अलाउज सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। यह एक सेलेक्टिवली प्रीमेबल एक लेयर होती है जो आवश्यक वस्तुओं, जो इम्पोर्टेंट वस्तुओं को, सब्सटेंस को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने की अनुमति प्रदान करती है, यानी कि अलाउ करती है कुछ मिनरल्स को बाहर जाने के लिए और कुछ को अंदर आने के लिए। ये किसका काम है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी का काम होता है। यह एक लेयर होती है। अब नंबर नेक्स्ट आता है इट इज़ फ्लेक्सिबल। यह फ्लेक्सिबल होती है एंड कैन बी फोल्डेड। इसको हम मोड़ सकते हैं, ब्रोकन तोड़ सकते हैं। और यूनिटेड मीन्स होता है फिर से ये हमने ब्रोक हो गई, फिर आपस में जुड़ भी सकती हैं, आपस में जोड़ा भी जा सकता है। तो अब हमारा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात होगी।
अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके द्वारा जो भी सब्सटेंस है उसको किस टाइप से मूवमेंट करेगा, कैसे अंदर जाएगा, कैसे बाहर आएगा। हमने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलाउ करती है कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने के लिए, कुछ सब्सटेंस को बाहर आने के लिए। अब ये होगा कैसे, ये काम होना कैसे है? ये हो सकता है डिफ्यूजन के द्वारा, ओस्मोसिस के द्वारा। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज़ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। यह सब्सटेंस का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि इसको अगर हम अब समझाते हैं, इसको देखिए, ये इट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। यह क्या होता है? एक अचानक से होने वाला मूवमेंट है। स्पॉन्टेनियस का मीन्स होता है अचानक से होने वाला मूवमेंट है। किसी भी सब्सटेंस की हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन में, देखो जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, इस फिगर में हमें एक बाउंड्री दिखाई गई है। इसमें हमें CO2 O2 की बात करें तो मान लीजिए O2 का कंसंट्रेशन सेल से बाहर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो O2 बाहर से अंदर जाएगी। जैसे कि हम ह्यूमन की सेल की बात करें, एक सेल मेम्ब्रेन है जो रेस्पिरेशन में काम कर रही है, O2 और CO2 को ले जाने और लाने का काम करती है। तो डिफ्यूजन होना है। एटमॉस्फेयर में O2 ज़्यादा मात्रा में है, हमारी बॉडी के अंदर O2 कम है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी के बाहर से जो हमारी सेल है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा O2 अंदर जाएगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी। ठीक है, ऐसे ही प्लांट से O2 बाहर आएगी। फिर CO2 की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर बॉडी में सेल हैं, सेल के अंदर CO2 अधिक हो गई और बाहर CO2 कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में आ जाती हैं। इसी को यानी कि अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन में। अब आप कहोगे आ कैसे जाएगा? सेल मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, रोम जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा सब ये काम होता है। अब हम बात करें ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस होता क्या है? पहले तो हम समझाएं इसको। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसमें क्या था? गैसेस एक्सचेंज। डिफ्यूजन में क्या होता है? गैस का एक्सचेंज। ओस्मोसिस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ओस्मोसिस, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। इसमें हम बात करें, जिस तरह डिफ्यूजन में गैस एक्सचेंज होता था, उसी तरह ओस्मोसिस में वाटर का एक्सचेंज होता है। वाटर का कंसंट्रेशन बाहर अधिक है तो अंदर जाएगा। इसके अपोजिट, यदि अंदर वाटर का कंसंट्रेशन अधिक है तो बाहर आएगा। अब इसी बात पर इसे लेते हुए हम बात करते हैं व्हाट हैपन व्हेन सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट। हमने शुगर का सॉल्यूशन बना लिया और साल्ट का सॉल्यूशन बना लिया। या तो हम सेल को वाटर सॉल्यूशन में रख दें, यानी कि शुगर सॉल्यूशन में रख दें, या हम सेल को साल्ट सॉल्यूशन में रख दें, बात एक ही है। चलो, हमने यहाँ पर रेड कलर की 3 सेल दिखाई और तीनों सेल को एक एक करके हम क्या रखते हैं? सॉल्यूशन में रखते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं हाइपोटेनिक। हमने हाइपोटेनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा। सबसे पहले वाली में आपको दिख रहा होगा, अंदर की साइड में एक एरो ऊपर की ओर लगा हुआ है और बाहर नीचे की ओर लगा हुआ है। तो हाइपोटेनिक में क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड ऑफ द सेल इज लेस। जो एरो नीचे की ओर लगा हुआ है, इसका मीन्स क्या है? बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेस है इनसाइड द सेल, अंदर की अपेक्षा। यानी कि अंदर, सेल के अंदर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कम है। ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर एंड श्रिंक। तो इसके कारण वो सेल क्या कर देगी? वाटर को लूज़ कर देगी और अपने आप में सिकुड़ जाएगी, यानी कि श्रिंक हो जाएगी। तो क्या होता है? बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।
हम बात करते हैं जैसे हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक में क्या हुआ, यानी कि जब सेल सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है और सेल के अंदर से वाटर बाहर जाएगा, यानी कि बाहर कम है, तब ये ग्रीन जो एरो लगाए गए हैं, दोनों एरो ग्रीन लगाए गए हैं, ये इस बात को बता रहे हैं कि H2O यानी कि पानी बाहर निकल रहा है। तो जब सेल से के अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा तो अंदर का एरिया कम हो जाएगा और या वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा और सेल क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर सेल का क्या होता है। मैंने 2 ग्रीन कलर के एरो बाहर की ओर लगाए गए हैं, जिसका मतलब है कि सारा पानी बाहर निकल गया और सेल श्रिंक हो गई। किसमें हुई सेल? हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक में बाहर की कंसंट्रेशन कम थी और सेल के अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। सेकेंड नंबर पर हम लेते हैं आइसोटोनिक। आइसो का मतलब आपने पढ़ा होगा, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आप एकदम समझ जाएंगे कि दोनों में बाहर भी कंसंट्रेशन इक्वल है और अंदर भी। मैंने दोनों में इक्वल का साइन लगाया है, तो बाहर भी उतना ही कंसंट्रेशन है और अंदर भी उतना ही कंसंट्रेशन है। जब सेल के अंदर और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल है तो क्या होगा, इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड इनसाइड द सेल, ड्यू टू दिस सेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लूज। इसका मीन्स ये हुआ, जितना पानी अंदर लेगी उतना ही पानी बाहर भेजेगी, यानी कि इस कंडीशन में जितना वाटर लूज करेगी उतना ही गेन करेगी। यानी कि इसमें ग्रीन एरो लगाया गया है और एक येलो एरो लगाया गया है। जो ग्रीन एरो है वो पानी को बाहर निकाल रहा है, जो येलो एरो है वो पानी को अंदर ले जा रहा है, परंतु इक्वल अमाउंट में जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन अंदर और बाहर इक्वल थी, तो इसको कहते हैं आइसोटोनिक कंसंट्रेशन। आप आइसोसेलेस ट्रायंगल से इसको आइसोटोनिक को याद रख सकते हैं। अब आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में उल्टा हो जाएगा हाइपरटोनिक। हाइपर का उल्टा हाइपो होता है। हाइपर में क्या था, अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और बाहर कम थी। हाइपो में क्या हो जाएगा, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो जब बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी बाहर से अंदर जाने वाला है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड द सेल, ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर। इसी के कारण क्या होगा, वो सेल वाटर को गेन कर लेगी और जब ये गेन कर लेगी, जिसने वाटर को गेन किया वो स्वेलअप हो जाएगी, मोटी हो जाएगी या उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जिसने पानी को बाहर निकाला था वो श्रिंक हो गई थी, सिकुड़ गई थी। अब यहाँ पर जब वो मोटी हो गई, और मोटी हो गई, स्वेलअप हो गई, तो एक समय ऐसा भी हो सकता है कि यह ब्रस्ट भी हो सकती है, फट भी सकती है। अब हमने आपको यहाँ पर क्या क्या बताया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया, आइसोटोनिक के बारे में बताया, और अभी हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में आपको क्लियर कर दिया। अब आगे हम इसी का एक डायग्राम देखते हैं। मैंने इसमें 3 डायग्राम दिखाए गए हैं। तीनों डायग्राम में अलग अलग करके, एक में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया गया है, एक में आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिया गया है, एक में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक बीकर में हमने पानी लिया और उसमें हमने एक सेल डाल दी। एक सेल, जैसे एक एग होता है, एग एक सेल है, अपने आप में क्या है, एक सेल है, हमने एग को इसमें डाल दिया। अब हमने देखा जब सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे पहले वाले बीकर में बाहर देखिए जो डॉट लगे हैं वाइट वाइट, वो दूर दूर हैं, और जो अंदर है, जो सेल के अंदर वाला एरिया है, वहाँ पर जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं वहाँ पर पास पास हैं। इसका मतलब वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है। तो यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। आगे आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में आप देखिए सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, सेल के अंदर भी डॉट इक्वल इतने ही दूर दूर हैं और सेल के बाहर भी डॉट इतने ही दूर दूर हैं। इसका मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सेल के अंदर और सेल के बाहर इक्वल हैं। तो इसका मीन्स यहाँ पर
न तो वाटर अंदर जाएगा न वाटर बाहर आएगा, दोनों, यानी कि गया भी उतना ही जाएगा तो, परंतु उतना ही जाएगा उतना ही बाहर आ जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं बाहर जा रहा है या ज़्यादा कम नहीं होगा। अब तीसरे बीकर में देखिए, बाहर तो वाटर के जो वाटर है उसके पार्टिकल बहुत पास यानी कि कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन है बाहर, और अंदर दूर है, अंदर इन साइड में इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो इसका मतलब बाहर से अंदर जाने वाला है। जब बाहर से अंदर जाएगा तो यह स्वेलअप हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको सेल के बारे में, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बारे में बताया, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस वीडियो में यहीं तक बताएंगे, आप इसको एक एक पॉइंट को करके पढ़ें, समझें और अपनी कॉपी पर लिखें। थैंक यू बेटा।